गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। लगभग 35-36 क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास, और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन अल्फा पार्टिकल इज, जस्ट 1 मिनट, एन अल्फा पार्टिकल इज, एक अल्फा पार्टिकल होता है हाइड्रोजन एटम डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु। ए हीलियम एटम, थर्ड ऑप्शन है ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, और ए सिंगली हीलियम आयन। मींस ये बताना है कि अल्फा कण की नेचर कैसी होती है, अल्फा कण कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा ऑप्शन है हीलियम का एक समस्थानिक, तीसरा है एक द्विआयनित हीलियम परमाणु, और लास्ट ऑप्शन है एकल आवेश युक्त हीलियम आयन। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश वर्जन गलत हो गया इसका, इसमें आयोनाइज्ड है ही नहीं। तो आप ये सब चीजें देखो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो आपको सबको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे लिखा जाता है, 2He4 2+। मतलब एक चीज क्लियर है कि ये अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम एटम ही होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये डबली आयोनाइज्ड होता है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना, एक जो अल्फा हो गया बीटा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल को इस तरह से लिखा जाता है, मींस इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और एक और होता है पॉजिट्रॉन, जो बीटा का उल्टा होता है, उसको लिखा जाता है +1 बीटा 0, इस पे चार्ज होता है +1, और एक और लास्ट होता है गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, गामा पार्टिकल ओनली एनर्जी होती है, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह। का मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इसी में, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, जस्ट 1 मिनट, कुछ स्पेस बना लेता हूं मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड इज 44। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसका मोलिकुलर वेट 44 है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ दिस ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जिसका मोलिकुलर वेट 44 है, तो इस पूरे मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब फॉर्मूले के लिए ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑक्साइड होगा जिसका मोलिकुलर वेट कितना हो, 44। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक आपका हो सकता है NO2 और एक आपका हो सकता है N2। सही है, देखो इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो 14 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 कितना हुआ, 16 दूनी 32 और 14 46। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें 44 चाहिए, तो 44 के लिए 2 नाइट्रोजन, तो 14 प्लस 16 दिस इज इक्वल्स टू 30 और 14 44। इसका मतलब पहली कंडीशन ये है कि आपका जो ऑक्साइड है वो ये वाला नाइट्रस ऑक्साइड है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन, तो 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन में क्या है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई ध्यान रखना, जो N2 है उसमें 22 प्रोटॉन है, तो 22 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से समझ लो भाई। देखो किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, कि 4 एलिमेंट दिए हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 और 9 है, तो इनमें से सबसे ज्यादा मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। 6 का मतलब कार्बन, 7 का मतलब नाइट्रोजन, 8 का मतलब ऑक्सीजन और 9 का मतलब फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p1, मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है। इसका होगा 2p2, सही है। इसका होगा 2s2 2p3, तो ये तो सारा कॉमन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। फिर है ये 2s2 2p4, तो ये तो कॉमन, और 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। अब देखना ध्यान से, इसमें मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड, इसमें भी 2 अनपेयर्ड। अब फ्लोरीन की बात और कर ले, 2p5, तो 2s2 तो सेम, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। तो देखो इसमें 2 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड और इसमें 1 अनपेयर्ड। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, फ्लोरीन में। किसमें है, फ्लोरीन में। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम लोग अब जस्ट 1 मिनट, यही मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं मैंने, चलो मैं एक पेज ले लेता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे का पेज निकाल लेंगे, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो क्या है, आइसोटोन्स हैविंग ABC, आइसोटोन्स का मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, हैविंग मास नंबर 30, 31, 32 रेस्पेक्टिवली, एटॉमिक नंबर ऑफ B इज 15, ध्यान रखना मैं समझा दूंगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन A एंड C, A और C में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, B में तो कितने हैं 15, और ये तीनों स्पीशीज कैसी हैं, आइसोटोन, मतलब सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जस्ट 1 मिनट। इस पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो क्या करना है, देखो 3 न्यूक्लियस हैं जिनका मास, देखो 3 को A, B और C, इनका मास जो है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान जो है इनका, वो है 30, 31 और 32। इसका जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन है वो इसका है 15, ठीक है। 15 है, तो देखो ये इसका मास, एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब प्रोटॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 16 हो जाएंगे। अब ये तीनों आइसोटोनिक है तो न्यूट्रॉन तीनों में 16 होने चाहिए। अब आप निकाल लो, इसका एटॉमिक नंबर 32 है, न्यूट्रॉन 16 है, तो प्रोटॉन भी 16 है। और इधर देख लो, इसका मास 13 है, प्रोटॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन 14 है। मींस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 14 और 16 है। एकदम इजी है। देखो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि कैसे होगा, ये 14 और 16, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग, अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछ लो मेरे से, बाकी एक बार देख लो आप लोग, कहीं आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी मैं बता दूं आप लोगों को, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन तो ये और दोनों क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये आरपीएससी 2011 में पूछे गए। मुझे वही बताना चाहिए था, कई बार निकल जाता है माइंड से, लेकिन ध्यान रखना मैं जितने भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर में आए हुए ये क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। पहले और भी लिए, मैं बताता जाऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया है, वो सारा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो देखो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबको पता है
लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ये दी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली, उसने मतलब जो ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, उसके बारे में ये इक्वेशन दी थी। ये इक्वेशन सही है। ये इक्वेशन क्या है भाई, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन कहां से आती है, बोर ने ये बताया था कि सेंटर में होती है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होते हैं वृत्ताकार कोश, और इन वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कोशों में चक्कर लगाएंगे, ठीक है, जिनका कोणीय संवेग एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होगा। ये करेक्ट इक्वेशन है, ध्यान रख लेना बिल्कुल। दोनों इक्वेशन सही हो गई। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में देखो, आप लोगों को सबको पता है कि प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर, एक और एक जो होती है वेव नेचर। वेव नेचर के अनुसार जो है इसकी एनर्जी होती है एच न्यू, और पार्टिकल नेचर के अनुसार होती है एम सी स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक बार जस्ट सिंपल, एम सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये प्लांक कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी। अब आपको सबको पता है कि जो सनलाइट होती है वो होती है न्यू इनटू लैम्डा का गुणनफल। जो सनलाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, और ये न्यू वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, सी से एक सी कट जाएगा तो आपका बच जाएगा एम बराबर एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर सीधा ही लिख रखा है, वो एक ही बात है, कैसे भी लिख देता। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है। अब ये सही है तो ये गलत है, आपको लोग ये ध्यान रख लेना। अगर ये सही है तो ये गलत है, क्योंकि ई बराबर तो आपको मैंने खूब बताया भाई, ई बराबर क्या होता है एच न्यू। तो ई बराबर क्या होगा एच, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो एस सी अपॉन लैम्डा होगा। इसने उल्टा रख रखा है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ वाला। ये इक्वेशन एक तरह से गलत है और आपको गलत इक्वेशन ही पूछी। यहां तक चेक कर लो भाई आप लोग। देखो टाइम क्लास का लेट नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरी, देखो मैंने सबको बता रखा कि मेरी क्लासेस 7:30 या 8 बजे से होंगी। फिर आप मेरे मैसेज का व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई, क्या मैसेज किया है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। कल डॉक्टर के पास चला गया था मम्मी को दिखाने, कल से थोड़ा बिजी हूँ। बाकी टेंशन ना करें, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। बाकी क्लास की टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, वो देखो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा संदीप, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी क्लासें देखो 7:30, 8, 8:30 तक ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको पहले ही, ये क्वेश्चन आरपीएससी 2018 स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चन है। आरपीएससी 2018 स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पिन क्वांटम नंबर दिस। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन का मतलब है एस वाली वैल्यू, एंड ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। मीन्स ये कहना चाह रहा है एस तो है +12 और एम है -1। इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ये इन चारों में से कौन से, मतलब कहने का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, समझा देता हूं ये क्वेश्चन क्या है, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। देखो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू तो है +12 और एम की वैल्यू है -12। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, सिंपल सीधा तरीके से बता देता हूं। मान लो एस है तो एस के लिए एम की वैल्यू हमेशा 0, पी के लिए एम की वैल्यू +1 0 -1, डी के लिए इसकी वैल्यू +2 +1 0 -1 -2, और एफ के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। एम की वैल्यू जो है -1 होनी चाहिए, तो -1 इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है।
लेकिन m की वैल्यू -1 कभी भी s ऑर्बिटल में नहीं होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कभी भी s ऑर्बिटल में नहीं हो सकता। ये आप लोग ध्यान रख लो, ये आप लोग ध्यान रखो। राधे राधे सभी को, क्लास में जुड़ने वालों को सभी को राधे राधे। ठीक है, अब देखो सब बच्चे कह रहे थे सर लाइव क्लास रखो, 4 बच्चे लाइव आते हैं, जबकि 350 बच्चे हैं क्लास में, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, कोई नहीं, अपन को तो अपना काम करना है, जो भी आएगा पढ़ लेगा, नहीं तो रिकॉर्डेड में पढ़ेगा फिर अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिट इज गिवन बाई। देखो कुछ चीजें मैंने आपको क्लास में बता रखी है, यहां पे मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखो किसी भी सेल में जो टोटल ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एन स्क्वायर, और जो उस सेल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं 2n स्क्वायर। ये सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है, देखो बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो ये यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी दे रखी है, 2n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्यों है तो कितने हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ठीक है, और ये अगर 2 है इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की 4, 2 का मतलब यहां पे क्या पूछा है तो n ऑर्बिट। देखो ऑर्बिट अगर पूछ रहा है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो ये वाला होगा, बिल्कुल सही है। देखो अब आप थोड़ा सा देख लेना, 2n स्क्वायर हो जाएगा मतलब आंसर। अब देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल, तो टोटल देखो ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट की बात तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू पुटअप करें तो ऑर्बिट की बताता हूं पहले आप लोगों को। तो ऑर्बिट में क्या होगा कि n स्क्वायर से हो जाएगा, तो 1 है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, और अगर 4 है तो 16। अब इलेक्ट्रॉन देखना, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस टोटल, क्योंकि आपका टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान रखें, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं, ये सब आरपीएससी 2013 चल रहा है, ध्यान रख लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट, एक एलिमेंट ऐसा है एक एलिमेंट ऐसा है, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से, एक है 40 A 20 और 80 B 35। अब इन दोनों में न्यूट्रॉन्स का रेशियो बताना है, तो पहले न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। देखो टोटल 40 है, 40 में से प्रोटॉन जाएंगे 20, तो कितने न्यूट्रॉन बचेंगे 20 ही न्यूट्रॉन बच जाएंगे। इधर देखो 80 है, टोटल 80 में से 35 निकालेंगे, 80 माइनस 35 तो 44, ये प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे ये 45, सिंपल रेशियो होगा 4:9। ये ध्यान रख लेना, 5 से कर देंगे ना, इनको काट देंगे तो काट देंगे तो दोनों चीजें 4:9 हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 3rd इज द करेक्ट आंसर। ये 2013 वाला पेपर ही चल रहा है, ये ध्यान रख लेना। आगे चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लेना भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स मैंने दे रखे हैं क्लास में या अपलोड है, देखो वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और देखो अगर आप जाकर के नोट्स देखोगे तो वहां पे मैंने क्लियर कट बता रखा है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है वो होती है -h² 8π² m del स्क्वायर प्लस v। और अगर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो ध्यान रखना h कट स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर प्लस v। ध्यान रखना ये भी मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है और ये भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है, यहां पर भी माइनस है।
और यहां पे ध्यान रखना ये जो एच कट लिखा है मैंने, इस एच कट के बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई। तो ध्यान रखना इस एच कट की जगह हम लोग जब एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो ये वाली वैल्यू ही आएगी साई की सारी की सारी। आप रख के देख लो, एच है तो यहाँ पे एच स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे देखो 2 पाई है, 2 पाई है तो देखो यहां से 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, पाई का स्क्वायर हो जाएगा एम ऐसे की ऐसे डेल स्क्वायर प्लस वी। ध्यान रखना ये भी दिया हुआ हो सकता है और ये भी दिया हुआ हो सकता है। एक बार जरूर एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले चेक कर लेना कि वो आपसे कौन से वाला पूछ रहा है, गलत मत करके आ जाना। सब कुछ नोट्स में लिखाया हुआ है, अच्छी तरह से लिखाया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो आप समझ जाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला, देखो इस फॉर्मेट में दिया है उसने। आ गई बात समझ में। अब हम लोग 2018 में आ चुके हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने का मतलब है, देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद प्रिंसिपल नंबर n इज इक्वल टू, अभी बताया, देखो बार बार बताऊंगा नहीं मैंने अभी कहा था दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा है अभी आप लोगों को कि किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो n स्क्वायर होंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n स्क्वायर होंगे, सब कुछ लिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैथोड रेज, कि जो कैथोड रेज होती हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो पहले तो आपको कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। क्या है वो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कैन कास्ट शार्प शैडोज, मतलब स्ट्रेट लाइन में गति करती हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन कास्ट शार्प शैडोज, शायद दोबारा लिखा गया कोई इशू नहीं है। कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैथोड रेज सीधी रेखा में गमन करेंगे लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये डाइवर्ट हो जाएंगी, या तो कैथोड की तरफ जाएंगी या एनोड की तरफ, मींस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी या नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल प्लेट, वो अगर कोई मेटल है उसकी थिन प्लेट है उसमें से ये पारगमित हो जाएंगी। लास्ट वाला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड्स एंड द गैस यूज्ड इन द वैक्यूम, मींस मान लो ये आपकी कैथोड रेज है और हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब एक तरफ कैथोड होगा एक तरफ एनोड, तो जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस कैथोड और एनोड पर डिपेंड नहीं करेंगी, और ये जो हमारे पास एक नली होती है उस नली में कौन सी गैस भरी हुई है इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। देखो पहला, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। हमेशा कहां जाएंगी ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, मैंने लिख रखा है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सीधी रेखा में जाएंगी। The characteristics of cathode rays depend on the material of electrode and the nature of the gas present in the cathode rays, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो कैथोड रेज होती है उनकी प्रॉपर्टी एनोड और कैथोड पे डिपेंड नहीं करती और जो गैस उस नली में भरी है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत है तो यही करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है और गलत पूछा है इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है L बराबर 4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या। देखो
अभी मैंने आपको दो चीजें बताई है, एक चीज और बताता हूं। अगर आपको n दे रखा हो, n दे रखा हो, टोटल ऑर्बिटल पूछे तो n स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2n स्क्वायर। और अगर आपको l दे रखा हो और आपको टोटल ऑर्बिटल पूछे तो l+1, ठीक है, l+1, और टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2l+1। ध्यान रखना, तो 2l+1 का मतलब कितना हुआ, आपको n बराबर 4 दिया है तो 2 × 4+1, ध्यान रख लेना भाई। तो 4 दूनी 8 और 1 9, डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो, सॉरी मतलब मैंने क्या बताया, जस्ट 1 मिनट, मैंने एक चीज थोड़ी गलत बोल दिया है। ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो l+1 नहीं होंगे, 2l+1 होंगे, बस इतना सा ही चेंज करना। अगर आपको n दिया हुआ है तो टोटल और किसी भी सब सेल में, किसी भी सब सेल में या सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। अगर आपको l दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2l+1। ये ध्यान रखना, 2 × 2l+1। दोबारा बताता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग मेरा बोलने में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को। n² वाला तो समझ में आ ही गया है। अगर आपको l की वैल्यू दे रखी हो और फिर आपसे टोटल ऑर्बिटल पूछता है तो आपको बताने 2l+1 टोटल ऑर्बिटल, वैसे ऑर्बिट्स बोला जाएगा। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कक्षकों की संख्या पूछ रहा है वो 4 दे करके, तो 2 × 4+1 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो यहां तक एक बार आप लोग, अगर कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, देखो ये आपसे पूछ रहा है कि एक, मतलब मेनली जो बात कर रहा है वो श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग 3 डायरेक्शन XYZ। और यहां पे लैम्डा बराबर दे रखा है H/mv। ये आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो ये भी सारा मैंने नोट्स में करवा रखा है। देखो अब बहुत सारी इक्वेशंस को लिखने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, मैं बता दूं। आप लोग जब चेक करोगे तो आपको खुद को ही क्लियर कर समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ये जो है जो भी मेनली जो चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, जस्ट 1 मिनट, शायद मैंने इसका गलत आंसर लगा लिया जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया सही है, ये वाला है थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा शायद ये, बाकी तो मैंने नोट्स में करवा रखा है सारा, लेकिन मैंने शायद इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट की जगह मैंने पढ़ लिया शायद करेक्ट। ठीक है, तो फिर भी एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। देखो आप शुरू से देखोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको, अगर आप नोट्स में देखोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको सही नजर आएगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन की बात करें तो ये वाली इक्वेशन भी सही होगी, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मैं बताऊं आपको, ये लैप्लेशियन फैक्टर है, और ये जो लैप्लेशियन फैक्टर होता है ये वाला, ये होता है डेल x² प्लस डेल स्क्वायर डेल y² प्लस डेल स्क्वायर डेल z²। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली इक्वेशन सही थी तो दूसरी भी, क्योंकि इसमें जो ये वाला पोर्शन था इसको डेल की फॉर्म में लिख दिया है, इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया है, डेल की फॉर्म में लिख दिया है। तो पहली और सेकंड इक्वेशन तो सही है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, आप लोग खुद देख लेना नोट्स में। थर्ड इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8π² m/h² e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ध्यान रखना ये इक्वेशन गलत है, और अगर ये इक्वेशन गलत है तो ये इसका करेक्ट आंसर भी ये वाला। बस आपको अगर सही इक्वेशन का पता था तो भी आप डायरेक्टली कर सकते थे इसके बेसिस पर। आ गई बात समझ में?
और फाइनली जो है हमारा है ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग यहां तक देखो, एक कॉल कर लेता हूं मैं ना। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है तो कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो गलत है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब साइन का सॉल्यूशन किया जाता है तो साइन मस्ट बी कंटिन्यूअस। आप चाहे देख लो, नोट्स में बिल्कुल लिखा हुआ है, साइन मस्ट बी फाइनाइट, साइन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ठीक है, और दो चीजें और बोला था मैंने, साइन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे साइन आई साइन जे डीटो इक्वल टू 0, अगर ऑर्थोगोनल है तो 0 और अगर नॉर्मलाइज्ड है तो डीटो बराबर 1। तो ये भी कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर चार ऑप्शंस देख ले हम लोग तो देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइन मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये तो सही है आपका, जस्ट 1 मिनट, ये ऑप्शन तो सही है। साइन मस्ट बी फाइनाइट, ये ऑप्शन भी। साइन मस्ट हैव 3 वैल्यूज, नहीं 3 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और ये मैंने आपको बताया ही है अभी अभी, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है गलत है, मतलब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये सॉल्यूशन नहीं होगा किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन का, और ये नहीं होगा तो गलत ही पूछा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 2018 की कहानी चल रही है भाई, ध्यान रख लेना। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आरपीएससी 2018 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा काम का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही वाला है, और ये कंफ्यूजन उसी को हुआ है जिसने ज्यादा पढ़ा है। इसको हुआ है ये कंफ्यूजन जिसने ज्यादा पढ़ा है। ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक्चुअल में मैं बताता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो शायद आप गलती कर भी बैठोगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास दो बुक है, एक तो है जेडीली और एक है आपके पास पीएसपी की बुक। ठीक है, अब जो जेडीली की बुक में जो कोफिशिएंट दे रखा है एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो कोफिशिएंट ये वाले हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखो एसपी के लिए दे रखा है ये दोनों कोफिशिएंट। अब आएंगे कैसे, देखो वो तो मैंने क्लास में करवाया, बाकी यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे समझाने का मतलब तो पूरी क्लास ही खा जाएगा। फिर ये वाली कहानी हो गई sp2 के लिए। तो पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व कर ले। तो ये देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये माइनस का निशान है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, और गलत ही पूछा है। इसका मतलब पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप ये वाला, पहली चीज। अब ध्यान से समझो, जस्ट 1 मिनट। और ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और एक मजे की बात बताता हूं माँ बाप को, देखो ये वाला जो है ना फर्स्ट, ये एसपी, ये वाला तो एसपी में भी यही है, सॉरी पीएसपी में भी ये का यही दे रखा है। जस्ट 1 मिनट, शायद आप लोगों को पिक नहीं दिख रही होगी, है ना, तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर वाला देख लो आप लोग, ये तो देख लो एक बार, जस्ट 1 मिनट, एक बार ये वाला चेक कर लेना आप लोग। ये दे रखा है, मैंने क्लास में बहुत बार बता भी रखा है, मैंने ग्रुप में बहुत बार भेज रखा है ये। इसके बाद देखते हैं ये वाला, देख लो दोनों,
ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, एक मजे मजे की तो क्या है, खैर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मजे तो नहीं कहेंगे उसको। एक्चुअल में क्या दे रखा है, जो पीएसपी की बुक है इसमें ये जो साइन है ना बीच में, ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये वाले अलग हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, और वो क्या है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसके भी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनके भी चारों अलग तरह के कोफिशिएंट, एटॉमिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो देखो एक चीज और बता दूं, अब सही कौन सा माना जाएगा, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी ने जेडी ली को सही माना है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जेडी ली को सही माना है। तो अब आप देखो, आप मुझे बाद में मत कहना कि सर आपकी वजह से या आपके कंफ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं, एक पिक और मैं भेज दूंगा पीएसपी की, जिसमें इन देखो sp2 का तो जेडी ली और पीएसपी दोनों में सेम है, लेकिन जो आपका sp2 और sp3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ज्यादा दिमाग की बजाय शार्प दिमाग यूज करना है। तो जेडीली का ये आप लोग इसको तैयार कर लेना, मैंने क्लास में भी करवा रखा है, आप लोगों को बता भी रखा है। पीएसपी की बुक की जो पिक है वो मैं भेज दूंगा, एक sp2 और sp3 के एटॉमिक कोफिशिएंट्स के लिए, जो ऑर्बिटल बने हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनके एटॉमिक कोफिशिएंट्स के लिए। लेकिन आप अब मुझे बाद में ये मत कहना कि सर आपने तो हमें जेडीली वाला बताया था और पीएसपी वाले को सही मान लिया। देखो ये केवल और केवल आपकी किस्मत पे निर्भर करेगा कि वो कौन से को सही मानता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जो आपने किया है उसको सही मानेगा, और अगर आपकी किस्मत गड़बड़ है तो उसको सही मानेगा जो आपने नहीं किया। अब आप ये मत करना सर ऐसा क्यों, नहीं भाई साहब, डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, वो भी तो कहीं ना कहीं से किताब से लेता है। तो वो अपना जब क्वेश्चन रख रहा है तो वो कह देगा भाई साहब पीएसपी से लिया है मैंने, आप कैसे गलत ठहरा दोगे भाई उसको, नहीं ठहरा पाओगे। और ऐसा हुआ है बहुत क्वेश्चंस में, आपको पता है कई बार क्या लगता है, और सर गलत क्वेश्चन का आंसर मान लिया, नहीं, गलत कर भी नहीं मानता आरपीएससी। वो जो पेपर बनाने वाला है उसने किसी ना किसी किताब से लिया है, इसलिए आरपीएससी उसको सही मानता है। अब इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस अभी तक जो आरपीएससी फॉलो कर रही है वो कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जेडीली को प्रीफरेंस दें, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, मैं क्या रिप्लाई करूं भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कौन सा सही बताऊं। अब मैं कईयों को तो फिर करता ही नहीं हूं रिप्लाई, क्योंकि अब ये कहेगा सर जेडीली में तो ये है, फिर वो कहेगा सर पीएसपी में तो ये है, तो भाई साहब मैं क्या करूं। तो जो मेन प्रॉब्लम है इनमें, और इनमें से क्वेश्चन आता है, नो डाउट इनमें से क्वेश्चन आता है। तो अब मैंने सारी चीजें आज रख दी हैं, सारी पिक्चर मैंने क्लियर कर दी है। एक आरपीएससी की पिक और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जो पीएसपी की बुक है, पीएसपी की जो बुक है उसकी अभी मैंने खींची थी, लेकिन अभी मैं कहाँ भूल गया, नहीं तो मैं यहीं पे इसको दिखा देता आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो पिक डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लेना। लेकिन मुझे मत कहना फिर कि सर मैंने ये किया था आरपीएससी ने गलत मान लिया, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। बस अपनी किस्मत पे भरोसा रखना, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जो आपने किया उसको सही माना जाएगा, और अगर आपकी किस्मत ठीक नहीं है उस दिन तो फिर वो वाला सही माना जाएगा जो आपने। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये लो, ये सीधा, अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है, अब आप इसको सोल्व कर लेना। वैसे मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा हमारा, जस्ट 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, इसका जो आंसर जाएगा वो 4th आंसर जाएगा। अब क्यों जाएगा, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, मैंने कितनी बार बता दी आप लोगों को, अभी बताई थी। इसमें तो सिंपल सा ध्यान रखना है, 8π² m अपॉन m, बस इतना सा ध्यान रख लेना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को,
अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ये वाला कंफ्यूजन यहां से चेक कर लेना। देखो इसमें तो डेल रह गया, तो डेल स्क्वायर आएगा, तो ये तो गलत, ठीक है। इसमें डेल स्क्वायर आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर आता, एच आ गया, तो ये भी गलत, ठीक है। और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ई प्लस वी आ गया, यहाँ पे हमेशा आता है ई माइनस वी, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस वाली की, और इस वाली इक्वेशन में मिलेगी, तो डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। देखो अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया उस पिक में। ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग 2s एंड 2px ऑर्बिटल। कौन सा संकरण कक्षक प्राप्त होगा, तो उसमें तो दो ही चीजें हैं, ये वाला एक बार प्लस वाला है, एक बार माइनस वाला, तो इसमें तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो और बस यही रखना चाहते हो इसकी बुक में क्या है, उस बुक में क्या है, तो आपकी मर्जी है। बाकी मेरा तो ये कहना है कि जो तरीका मैंने बताया है वो अडॉप्ट करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।